नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बंगाल में सेकेंड फेज की वोटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आई है और जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत शानदार है। जैसा कि मैं शुरुआत से कहती आई हूं कि इतिहास गवाह रहा है कि जब जब इतनी बम्पर वोटिंग होती है तो ये एक आहट होती है कि क्या लोग परेशान थे मौजूदा सरकार से, उस बदलाव के लिए लोग घरों से बाहर निकले हैं। और आज सुबह 8 सवा 8 बजे से ही जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो ये बताता है कि पोलिंग बूथ के बाहर जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, कुछ तो होने वाला है बंगाल में। क्या होगा 4 मई को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आज पूरे दिन भर में बंगाल से जो तस्वीरें आई हैं उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे कि भवानीपुर में झड़प हुई, जय श्री राम का उद्घोष किया शुभेंदु अधिकारी ने, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। उसके बाद जय बांग्ला के नारे लगाते हुए क्या करना पड़ा, सीआरपीएफ को लाठीचार्ज करना पड़ा क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा विभत्स होती जा रही थी। लेकिन वक्त रहते हुए चीजों को कंट्रोल कर लिया गया। फिर याद कीजिए उस जहांगीर को जो पहले उसके ऊपर आरोप लगा कि वो धमकी दे रहा था आम जनता को। अजय पाल शर्मा मौके पर पहुंचते हैं, उसको चेतावनी देते हैं, उसके परिवार को चेतावनी देते हैं और अब वही वापस से पलटवार कर रहा है, उसके समर्थक पलटवार कर रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि मेरे साथ नाजिया इलाही खान जुड़ी हुई हैं। वैसे तो लोग जानते हैं नाजिया, लेकिन फिर भी बता देती हूं, बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता। नाजिया, स्वागत है आपका। हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम से तो बवाल हो गया। शुभेंदु अधिकारी ने नारा लगा दिया और उसके बाद से वहां पे टीएमसी कार्यकर्ता पगला गए एकदम। बस यही तो वजह है कि बंगाल की जनता, बंगाल के हिंदू और बंगाल के संवैधानिक मुसलमान अब चाहते हैं कि परिवर्तन आए, और परिवर्तन आएगा तो व्यक्ति संवैधानिक तरीके से पश्चिम बंगाल में रह पाएगा। ना उनको अपने घर में चूना पुतवाने के लिए भी तोलाबाजी का पैसा नहीं देना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में एक ऐसी सरकार चल रही थी कि अगर कोई अपने घर में जूते का डब्बा भी बनवा ले लकड़ी का, तो वहां के काउंसलर को पैसा देना पड़ता है। अगर कोई घर के बाहर थल्ला बनवा ले या लकड़ी की चौकी बनवा ले तो काउंसलर के लोग आ जाते हैं कि अरे तुमने नाले के पास अपनी लकड़ी की चौकी बनवाई है और काउंसलर साहब को तुमने पैसा नहीं दिया। तो ये हालात थे पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल में यही 24 परगना में जहां अभी वोटिंग का पूरा कतार देखा जा रहा है। आपको पता है कि लोग बाहर आकर के परिवर्तन क्यों चाहते हैं? क्योंकि यही 24 परगना के सद्दाम सरदार के घर से एक सुरंग पाया गया था, जो सुरंग सीधा बांग्लादेश जाता था। पश्चिम बंगाल की जनता को पता चल चुका है कि हमारी रोटी छीन करके, हमारी नौकरी छीन करके, हमारा हक छीन करके ये बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमानों को दिया जा रहा था। पश्चिम बंगाल की जनता को पता चल चुका है कि ये राज्य संवैधानिक होगा तो ये पश्चिम बंगाल भी डेवलप होगा, इंप्रूव होगा। पश्चिम बंगाल को भी खूबसूरत राज्यों में गिनती किया जाएगा। पश्चिम बंगाल को भी संवैधानिक और कानूनी राज्यों में गिनती किया जाएगा। संवैधानिक मुसलमान की चर्चा मैंने इसलिए की है क्योंकि संवैधानिक मुसलमान और जो इस्लामिक और कुरानिक मुसलमान हैं वो कभी नहीं चाहते थे कि ममता बनर्जी महिला होते हुए ईद की नमाज में पुरुषों के भीड़ में जाकर के वो अपनी सियासत चमकाएं। अल कुरान कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप इबादत के बीच में सियासत करें या आप इबादत के बीच में ऐसी कोई शब्दों का प्रयोग करें जो सियासती हो या जो आपके लाभ में चला जाए। लेकिन हमेशा से जब से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी तब से उन्होंने इस्लाम अपने ही हाथों से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से लिख दिया था। हमारे पश्चिम बंगाल के मुसलमान युवाओं को उन्होंने समझा दिया कि भाई तुम गोरू गोश्त खाओगे तो मुसलमान होगे, तुम इलीगल डेवलपिंग करोगे तो ही तुम मुसलमान होगे, तुम 4 शादियां करोगे तो ही तुम मुसलमान होगे। लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल के युवाओं को यह नहीं समझाया कि तुम पढ़ोगे तो अच्छे मुसलमान होगे, तुम संविधान मानोगे तो सच्चे मुसलमान होगे, तुम सारे धर्मों का सम्मान करोगे तो तुम बहुत ही खूबसूरत मुसलमान होगे। बस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बस वैसे ही खेली ममता बनर्जी ने जैसे लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने 36 साल पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली थी। वही पूरा का पूरा मेमोरेंडम उन्होंने पढ़ लिया और उसी को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। ये वही ममता बनर्जी हैं जो घुसपैठियों को भगाने के लिए देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में और देश के लोकतंत्र के मंदिर में स्पीकर के मुंह पर कागजें फेंका करती थी। और अब वही ममता बनर्जी हैं जो देश के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर के वो चीफ जस्टिस ऑफ भारत से हाथ जोड़ करके गुजारिश करती हैं कि इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है। कहां से गलत कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, आज तक नहीं बता पाई हैं। ये कतारें चीख चीख करके ममता बनर्जी को बता रही हैं
कि आपकी गुंडागर्दी हम अब चलने नहीं देंगे। ये जो लाइन है ना लोगों की, ये जो लोग सैलाब की तरह आ करके वोट कर रहे हैं, ये चीख चीख करके बता रहे हैं कि आपने हमें राम का नाम लेने से जेल भेजने की धमकी दी थी, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये लाइन चीख चीख करके बता रहा है कि ममता बनर्जी साहिबा, आपने हमारे प्लेट की, हमारे थाली की रोटी और चावल, आपने हमारे बच्चों का भविष्य सब कुछ दांव पे लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों को पालने पोसने के लिए, अपना पॉकेट वोट बनाने के लिए। पश्चिम बंगाल के मुसलमान चीख चीख करके बता रहे हैं कि अब आप हमें वोट बैंक नहीं समझ सकती हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमारा भी कानूनी हक है। तो मतलब आपको लगता है कि इस बार बदलाव होगा? हर हाल में बदलाव होगा। इस बार तो भगवा में होगा, इस बार भगवाए हिंद होगा। बाबा बागेश्वर जी ने पहले ही कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल को गजवाए हिंद से बचना है तो भगवाए हिंद तो करना ही पड़ेगा। और जिस हिसाब से ममता बनर्जी के जो लाडले मंत्री थे और मेयर थे फरहाद हकीम, उनकी मां का हिंदू होना उनको बताना पड़ा मंच पर, फरहाद हकीम का नाम लेकर के और हाथ पकड़ करके उनको समझाना पड़ा जनता को, पोर्ट एरिया के जनता को समझाना पड़ा कि हिंदुओं तुम भी मेरे फरहाद हकीम को वोट देना, ये बहुत लाडला है मेरा, ये बहुत प्यारा है मेरा, क्योंकि इसकी मां हिंदू थी। लेकिन क्या हिंदुओं को समझ में नहीं आया पोर्ट एरिया के कि अच्छा इसके अब्बा ने लव जिहाद किया था, फरहाद हकीम के अब्बा ने? तो जनता सब जानती है। नेताओं से ज्यादा समझदार, नेताओं से ज्यादा होशियार जनता होती है और जनता को ममता बनर्जी के सारे खुफिया राज पता चल चुके हैं। जनता इस बार भगवाए हिंद करने को तैयार है और 4 तारीख को आपके स्टूडियो में बंगाल का एक झालमुड़ी वाला लेकर आऊंगी मैं और सबको खिलवाऊंगी। अच्छा, अगर पश्चिम बंगाल की जनता समझ चुकी है तो फिर भवानीपुर से ये तस्वीरें क्यों आई कि शुभेंदु अधिकारी ने जय श्री राम का उद्घोष किया और लोगों ने उनको घेर लिया? ये आम जनता थी या टीएमसी कार्यकर्ता? टीएमसी कार्यकर्ता थी, क्योंकि जब मैं भी वहां पर मंच पर जय श्री राम का नारा लगाती थी, हर हर महादेव का नारा लगाती थी, तो टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी के जो बांग्लादेशी मुसलमान उम्माह थे वो जाकर के दर्जन भर एफआईआर करते थे, दर्जन भर, कि इसने मंच से क्यों लगा दिया हर हर महादेव का नारा, इसने मंच से क्यों लगाया जय श्री राम का नारा। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैरकपुर एरिया में अपनी गाड़ी से कूद जाती हैं और कहती हैं जरा रामेर नाम नेबे ताकि जेले पाठिए देवो, मतलब जो जो राम का नाम लेगा उसको जेल भेजना पड़ेगा। तो वही करवाया गया शुभेंदु अधिकारी दादा के साथ। लेकिन हमारे शुभेंदु अधिकारी दादा भी कम दबंग नहीं है, वो भी बड़े दबंग हैं। राम का नाम हम भारत में नहीं लेंगे तो क्या मक्का और मदीना में जाकर लेंगे। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी। 4 मई को नतीजे आएंगे। आपने बिल्कुल कहा कि आप भी स्टूडियो में रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो अभी हम सब बात कर रहे हैं, वो जो आप बात कर रही है, बेसिकली मैं तो सवाल ही पूछ रही हूं, जो आपने जवाब दिया है वो कितना सच साबित होगा और कितना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आप नाजिया की इन बातों से कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।